गुड मॉर्निंग। हाँ। हाँ, चेक करें क्या? आ गए सभी? मीनाक्षी, पंकज। पंकज दो हैं क्या? पंकज यादव, पंकज प्रजापति, आशा, सौरभ, अनीता, कोमल। ये सब हमारे रोज वाले स्टूडेंट है जो ऐड होते हैं ना। अनिल, अभिषेक, निधि, ज्ञान प्रभा, अनुज, शुभा, राहुल, जयप्रकाश। चलो भैया ठीक है, ऐड हो जाओ सब। बाकी कई लोग हैं, प्रीति, राफिया। वीडियो ऑन करने में ज्यादा डेटा जाता है क्या तुम लोग का? अनीता, सुमित, दुर्गेश, हिमतेश। अच्छा, हिमतेश क्लास करते हो क्या? रिंकी, अजीत। चलिए बहुत बढ़िया, सब जुड़े हुए हैं। कुछ तो बढ़िया ऐड होकर के खाना बना रहे होंगे, चलो है ना। ऐड हो गए होंगे, ऑन कर दिए होंगे और खाना बन रहा हो, ठीक है जो भी है। भाई वो भी जरूरी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था छोटा सा, पंजाब का। अब हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो थोड़ा सा बड़ा है आपके आधुनिक भारत में, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायस राय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। सर 30 मिनट पहले क्लास को करा दीजिए तो बहुत सही रहेगा। अभिषेक, अरे तो हम हमें तो फ्री रहना चाहिए, तुम्हारे कहने से थोड़ा। हम फ्री रहेंगे तब ना क्लास होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन वो वाला बनता है, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का कौन था। ये इस तरह वाला टॉपिक है, और एक थोड़ा काफी लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल से लेकर के हम लोग पहुंचेंगे आजादी तक। तो पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, कौन कौन गवर्नर आए, वायसराय आए। तो इसको एक साथ पहले एक तरफ पढ़ लेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो बंगाल से लेकर के भारत की आजादी तक जो भी हुए हैं सबका हम एक साथ नोट्स रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि सबसे पहले कौन है, तो उसको क्रम से जरा समझना सभी लोग। एक ओवरव्यू देते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757, 1773। चीजों को समझिएगा हम जो समझा रहे हैं। क्लाइव, और वारेन हेस्टिंग्स।
देखो कैसे समझना है, पहले समझ लो क्या है ये, ताकि समझ में आए कि क्या बता क्या रहा है। जैसे हमने लिखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हम बोलेंगे क्लाइव को, जो पहला नाम लिखा है। जो पहला नाम लिखा है वो है बंगाल का प्रथम गवर्नर, जो 1757 का है, जब बना है ये। जो अंतिम नाम लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स, जैसे क्लाइव के बाद हमने डैश लगाया है और फिर हमने लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इसको हम कहेंगे अंतिम गवर्नर। देखो फिर से समझो क्या आप कह रहे हैं। जो पहला नाम लिखा जाएगा वो प्रथम रहेगा, और वॉरेन हेस्टिंग जो बाद में डैश लगा के वो अंतिम। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, तो आप कहोगे बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, जो कब बना है 1757 में। अब आप कहेंगे कि सर बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो हम कहेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग, जो डैश लगा के हमने लिखा है। तो ये डेट का ये मतलब है कि पहला जो है वो प्रथम के लिए है और जो दूसरा है वो अंतिम के लिए है। ठीक, क्योंकि ये पोजीशन बदलेगी। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1833, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बेंटिंग, विलियम बेंटिक, इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखो, क्योंकि ये बंगाल का बदलता रहेगा, जैसे अभी हम प्रथम गवर्नर बोल रहे हैं, तो अब इसको आगे चल करके क्या बोला जाएगा, अब जो पदवी मिलेगी वो मिलेगी प्रथम गवर्नर जनरल, अब वो गवर्नर जनरल बनेगा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप क्या बताओगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप क्या बताओगे। तो आप देखोगे जो पहला नाम लिखा हुआ है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ये जो है, ठीक है, हम कहेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो आप कहोगे सर वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो आप कहोगे अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग। भाषण में आ रही कि नहीं। जो पहले लिखा है वो रहे, क्योंकि पद बदलेंगे ना आगे चलकर, तो जो अंतिम उसका रहेगा वो अगले वाले का प्रथम बन जाएगा। जैसे आप देखो, बंगाल का अंतिम, ये वाला अगर हम कहें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर है वो कौन है, हेस्टिंग है। और यही आगे चल करके क्या बन जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा। अब इधर देखो, ये जो बेंटिंग है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। तो अगर ये अंतिम गवर्नर जनरल है तो आगे जो पदवी मिलेगी उसका ये पहला बन जाएगा, है ना। तो अब जैसे हम लोग कहें थर्ड, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। भी कैसे देंगे, जो इसका अंतिम होगा वो इसका प्रथम बन जाएगा। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन बना था, बेंटिंग, तो अब ये बेंटिंग जो है इसका प्रथम बन जाएगा। तो अब अगर हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल देखें तो इनका हम क्या बोलेंगे, 1833 से 1858। अब समझिए कि पहली डेट किसकी है, 1833, तो हम कहेंगे
जो बेंटिंग है वो बनेगा प्रथम गवर्नर जनरल, और जो लास्ट में लिखेंगे कैनिंग वो बनेगा अंतिम। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग है और अंतिम जो है वो कैनिंग है। ये इस तरह से एक साथ लिख रहे हैं ताकि आपको ये चीजें थोड़ा सा कम में हो जाए। ठीक है, फिर अगर चौथा देखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय 1858 से 1947। तो कैनिंग, माउंट बेटन, ठीक है। पांचवा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सी राज गोपालाचारी। क्या कह रहे हो पंकज? सर बंगाल का नहीं, भारत का। भैया सब सही चल रहा है, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो। अनुज, वैशाली, देवेंद्र, ये कौन आया है? 1KL 6QSSFUL8C, नाम नहीं है क्या तुम्हारा? नवीन, महिमा, श्वेता, सूरज, हिमांगी, अदिति, मनोज, पूजा, नाम से ऐड हुआ करो भाई, बार बार बताते हैं फिर भी तुम लोग नहीं सुनते। चलिए समझिए अब इसको जरा ध्यान से समझिए। एक पदवी बदली जा रही है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो समय समय पर कुछ चेंजेस करके पदों को बदल रहा है। तो पहले जब ये रॉबर्ट क्लाइव था, आपने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव कई बार क्या था कि कई सारे युद्धों में उसने जीत दिलाई अंग्रेजों को। तो जब बंगाल क्योंकि महत्वपूर्ण था, आपने देखा कि ये पूरा शासन ये लोग मेनली बंगाल का देखेंगे क्योंकि बंगाल से इनको बहुत आय हो रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही पहला गवर्नर बनाया गया है बंगाल का। ठीक है, गवर्नर पद पहले से चले आ रहे थे, इसी नाम से चीजें चल रही थी गवर्नर से। आगे चल करके वो कुछ चेंजेस किया जाएगा। तो जो गवर्नर बनाया गया है वो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। तो हम अगर कहते हैं
कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। कब बना, तो 1757। अभी इतना नहीं है, अभी हम एक एक गवर्नर को देखेंगे। अभी जितने नाम आपने पढ़े हैं ये सबको हमें डिस्कस करना है। अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या है, अब एक एक को डिस्कस करना होगा कि किसने क्या किया है। तभी हमने कहा कि ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहला बंगाल का गवर्नर बना है 1757 में, और इसका कुछ कार्यकाल रहा है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे कि ये गवर्नर का पद कब तक रहा है, तो गवर्नर नाम 73 तक गवर्नर कहा गया है। 57 में ये पद भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर, और गवर्नर कब तक कहे जाएंगे, 73 तक गवर्नर कहे जाएंगे। फिर 73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, वो रेगुलेटिंग एक्ट इस गवर्नर पद को बदल देगा, और गवर्नर पद की जगह वो गवर्नर जनरल का पद आ जाएगा। तो उसमें कुछ चेंजेज होंगे, वो एक्ट में कुछ चीजें आएंगी जो इस पद को दूसरा नाम दे देंगे। तो अब गवर्नर जो है, अब हम कहें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन। आप जैसे हमने कहा बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। फिर हमने कहा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग, जो डैश लगा के हमने लिखा है। दोनों इसलिए वहां पर लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ रहे, अलग अलग ना लिखें आप। तो यहाँ का मतलब ये नहीं है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बस आप क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग दोनों समझ रहे हैं। ये प्रथम है, इसको कहेंगे ये प्रथम, और इसको कहेंगे अंतिम, जो दूसरा वाला है। तो दूसरे वाले को हम अंतिम कहेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, तो आप कहोगे क्लाइव। हम कहेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग। फिर अगला जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो ये पद बदल दिया जाएगा। अब वहां के गवर्नर को, वो जो गवर्नर है अब उसी को गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, मतलब उस पद को बदल के अब गवर्नर जनरल का पद कहा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो आप कहोगे सर प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये प्रथम हो गया। वॉइस नहीं आ रही? आ रही है भाई ज्योति, वॉइस आ रही है, तुम अपना वाला नेटवर्क चेक करो। तो वॉरेन हेस्टिंग हो गया प्रथम गवर्नर जनरल। अब आपसे हम पूछे कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे सर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग है। जो बाद में नाम लिखा गया है वो उसी का अंतिम है, और जो पहले लिखा उसका प्रथम है। अब अगर हम कहें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब देखो पहले बंगाल का चल रहा था, लेकिन आगे चल करके वो भारत का बन जाएगा। एक एक्ट आएगा, उसके बाद ये भारत का कहलाने लगेगा। पहले वो बंगाल का कहला रहा है, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो जो पहला नाम लिखा है, पहला नाम कौन सा लिखा है, बेंटिंग। तो हम कहेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो आप कहोगे सर बेंटिंग है। हम कहेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो आप कहोगे सर कैनिंग। क्लियर हो रही है सबको? अब समझो जरा, जैसे हमने कहा 1833 से 1858, तो 1833 से 1858 तक जो भी अंग्रेज आया और जो जिसको भी ये पद दिया गया, तो 33 से 58 तक उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, जो भी आया होगा। तो 33 से 58 तक उसको क्या बोला गया होगा, गवर्नर जनरल बोला गया होगा भारत का। अब जैसे हम कहें 74 से 33 तक क्या बोला गया होगा, 1774 से 1833 तक जो भी पद मिले होंगे उन्हें अंग्रेजों को, उनको क्या बोला गया होगा, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम कहें कि 1858 से 1947, तो 1858 से 1947 तक जो भी अंग्रेजों को पद दिया गया होगा इस पे, तो उनको क्या बोला गया, तो अब उनको गवर्नर जनरल नहीं बोला गया है। इस ड्यूरेशन में जो भी अंग्रेज को पद दिया गया इस उस पर, तो उसको वायस राय बोला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कब से कब तक ये वायस राय है, कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल बोला जा रहा है, कब से कब इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको चीजों को माइंड में रखना होगा। तो अब जैसे हमने कहा कि अब गवर्नर जनरल, जब ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये पद खत्म हुए, तो अब कौन सा पद शुरू किया गया, तो वायस राय का पद शुरू किया गया। तो अब कब से कब तक वायस राय बोले गए हैं,
1858 57 की क्रांति हुई और 58 इसके बाद वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया सीधे, जो महारानी थी वहां की। तो अब उन्होंने गवर्नर जनरल के पद खत्म कर दिए, अब उन्होंने सीधे वायसराय बना के भेजे। इसके बाद जो लोग आएंगे वो वायसराय बन के आएंगे। तो कहा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो ये 1858 में पहला वायसराय बना है। और कौन बना है, तो कैनिंग बना है। तो ये पहला वायसराय कैनिंग कहलाएगा, ठीक है। और कब तक वायसराय बोले गए हैं, तो 1947 तक जो भी आया होगा उसको वायसराय बोला गया। कौन कौन आया है ये हम अभी डिस्क्राइब करेंगे आप एक एक करके कि कौन कौन है उसमें। तो पहला वायसराय जो है वो कैनिंग है, और अंतिम वायसराय जिसको बोला गया है वो माउंटबेटन है। तो इन दोनों के बीच में कई वायसराय आए हैं। तो कैनिंग पहला वायसराय रहा है और अंतिम माउंटबेटन रहा है, और इन दोनों के बीच में कुछ वायसराय आए होंगे। फिर इसके बाद आप देखो 1947 भारत आजाद हो गया है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बोला गया है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जिसे कहा जाता है, वही जो आजादी की फिर उसके बंटवारा है पाकिस्तान और इंडिया का, तो माउंटबेटन है ना उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जब हम कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको ध्यान रखना है माउंटबेटन। और जब स्वतंत्र हो गए हैं हम लोग, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्यों, इनको प्रथम भी कह लो अंतिम भी कह लो, क्योंकि इसके बाद हमारे देश में गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाएगा। अब गवर्नर जनरल का पद नहीं बनेगा, अंग्रेज तक गवर्नर जनरल चल रहा था, अब हमारे राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, अब ये वाले पद चलेंगे। तो इसके पहले तक सब इस तरह से चला करता था, गवर्नर जनरल, जनरल, मतलब एक बहुत बड़ी पोजीशन है ये। जैसे हम लोग के इस समय प्रधानमंत्री की पोजीशन है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन है। तो ये लोग इस तरह के हुआ करते थे, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, वो समझिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पूछा किसका जा रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, या भारत का गवर्नर जनरल, या भारत का वायसराय, या स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से है। अब जैसे हम आपसे कहें, अब तुरंत तो याद नहीं होगा, लेकिन हम आपसे कर कहें कि भारत का प्रथम वायसराय किसको कहा गया है, तो अभी तो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बन के आया था। कौन आया था, लिस्ट देख के बताओ जल्दी से। भारत का प्रथम वायसराय कौन बन के आया था, लिस्ट में है। भारत का प्रथम वायसराय कौन बन के आया था, प्रीति गुप्ता। प्रीति आंसर लिख रही है, ठीक। गोविंद भी लिख रहा है, देवेंद्र बस ध्यान से देख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है, अनिल, सौरभ, रिंकी, कैनिंग कैनिंग कैनिंग, चलो, राफिया, श्वेता, महिमा, ज्ञान प्रभा, इरफान, प्रवीण। आंसर सब लोग दीजिए भैया, केवल लिस्ट देख के ही तो बताना है ना, लिस्ट देख के ही तो बताना है भाई, कौन याद करके बताना है। हाँ, अभी तो लिस्ट ही देखना है, ठीक है। तो चलिए, सबने बढ़िया आंसर दिया है। हाँ, नकल करने में तो तुम लोग तेज हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये भी एक क्वालिटी है, समझ रहे हो ना, ये भी हर किसी के पास नहीं है। मतलब किसी को अगर कॉपी भी दिखा दो ना कि तुम लिख लो, तो हो सकता है वो नकल भी ना कर पाए। मतलब ऐसी हालत होती है कि तुम जहां काटोगे तो वो भी वहीं काटेगा। मतलब तुम अगर लिख रहे हो ना, तुमने काट दिया, तो वो भी लिख के काटेगा। ऐसा थोड़ा है कि वो मतलब लिखे ही ना। ये ऐसे भी बहुत होते हैं कि वो लिखेंगे पहले फिर काटेंगे। तो ऐसे भी होता है ऐसा सब, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया यहाँ से। अच्छा, आप अपना ये राजगोपालाचारी का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं वो राजगोपालाचारी हैं, और इनके बाद ये पद खत्म कर दिया गया है। फिर ये गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा कोई भी हमारे यहाँ, फिर हमारे पद अलग बन जाएंगे। अब वो मेन राष्ट्रपति हो जाएंगे, और फिर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अब ये लोग का पद चलेगा, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल वगैरह खत्म कर दिया जाएगा। हमारी बात समझ में आई एवरीवन? क्या ये चार्ट समझ, ये चीज समझ में आया ना कि क्या लिखा है हमने? कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को, ठीक है ना, कि हम क्या इसमें बता, क्योंकि समझना जरूरी है कि पढ़ोगे कैसे इसे, ठीक है। अब कितने लोग हैं, बहुत लोग आए हैं बीच में, ये तो वो है जो आपको ध्यान रखने हैं, प्रथम अंतिम, पहला अंतिम, पहला अंतिम, ये याद रखना है। अब इनके बीच में कई लोग आए हैं, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसे, और ये आपको याद करना होगा।
ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है। चलिए हम सबसे पहला शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे पता है? तो हम लोग शुरू करेंगे क्लाइव से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइव से। क्यों क्लाइव से शुरू करेंगे? क्योंकि सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव ही बना है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी होगी रॉबर्ट क्लाइव। हेडिंग डालिए सभी, एवरीवन। रॉबर्ट क्लाइव। असल में ये जो गवर्नर और जनरल हुआ करते थे, तो ये गवर्नर वगैरह पहले कंपनी के आदमी थे ना ये लोग, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के। जब ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गया है, जब सीधे इंग्लैंड की महारानी के कंट्रोल में, तब वायसराय का पद दिया गया है। उससे पहले तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, तो इसलिए वो लोग गवर्नर गवर्नर जनरल कहला रहे हैं। तो ये पद तो बदलना पड़ेगा ना, जिससे समझ में आए कि भैया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम आ गए हैं। तो जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गए हैं, तभी वो उन्होंने पद को बदला, वायसराय का नाम दिया है। इसका मतलब ये पोजीशन चल रही होगी ब्रिटेन में, वायसराय वगैरह बनाए जाते रहे होंगे। ठीक है, तो वहीं से वो चीज ली गई है। तो रॉबर्ट क्लाइव मतलब ऐसा समझ लो, ये सर्वे सर्वा है एक प्रकार से, जैसे राष्ट्रपति हैं आपके देश के। तो इस समय ये लोग हैं वो पूरे जो बन के आ रहे हैं। मतलब जैसे ब्रिटिश क्राउन ने वायसराय बना के भेज दिया, तो इसका मतलब पूरे भारत का देख रहा है, ये पूरा कंट्रोल में है इसके। जैसे आज का हमारा राष्ट्रपति का पद है कि पूरे देश का सर्वे सर्वा बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल मेनली प्रधानमंत्री ही करते हैं। भाई राष्ट्रपति तो साइन के लिए है ना, जब कुछ ना होगा तो राष्ट्रपति, लेकिन उनके सम्मान बहुत है राष्ट्रपति जी का। लेकिन मेन कंट्रोल तो प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। जो कुछ भी करना है तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, कह दिया जाएगा भाई साइन कर दो, राष्ट्रपति साइन करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है भैया। ठीक है, वो जो भी बनेंगे वो साइन करते हैं जनरली। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। चलिए समझिएगा, आप एक एक चीज पॉइंट वाइज पढ़ते जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार गवर्नर बना, 2 बार गवर्नर बना। कहाँ का? बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बना बंगाल का। ये देखो चल रहा है हिस्ट्री, कह रहा है सर पॉलिटिक्स कब पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे हैं सब, हैं, महान है बिल्कुल। तुम लोग न सुधरोगे हैं। मतलब जो आधुनिक भारत शुरू हुआ है, जो सबसे ज्यादा आता है, इसी को छोड़ दें, पॉलिटिक्स शुरू कर दें, बाकी हिस्ट्री में निपट जाओ सब है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी जेई में आपके आधुनिक के ही आते हैं। 2 बार गवर्नर बना, कौन बना 2 बार गवर्नर बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव बना। कब कब बना है? एक बार बना है 1757 से 60 तक, और दूसरी बार बना है 1765 से 67 तक। लिख लीजिए इसको जरा। ठीक है, क्या बोला हमने? रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बना है। कहाँ का? बंगाल का, क्योंकि अभी बंगाल का ही गवर्नर चल रहा है। गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर है। तो 2 बार गवर्नर बना है ये बंगाल का। एक बार बना है 1757, जो प्लासी का युद्ध हुआ है, उसके बाद जब वो जीता है, बंगाल उसके अधिकार में आया है, तो उसको गवर्नर बना दिया गया। आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव पहले एक नॉर्मल सा सेना में था, है ना, एक सैनिक की तरह था, वो क्लर्क टाइप का, बहुत बड़ा पद नहीं था उसके पास। लेकिन जब प्लासी का युद्ध जीता है, उसने बंगाल पे अधिकार करवाया है, तो इसको एक बड़ा पद दिया गया है, और सीधे उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। तो 1757 से 1760 ये रहा है, और फिर कुछ समय के लिए ये हटा है, फिर दोबारा ये बना है 1765 से 67। तो हम रॉबर्ट क्लाइव की अभी बात कर रहे हैं, तो इसकी मेन मेन बातें देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझिए जरा रॉबर्ट क्लाइव के लिए। साधारण क्लर्क से शुरुआत करी। अब सोचिए, एक क्लर्क था और उससे गवर्नर बन गया। मतलब हम लोग अपनी योग्यता के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। ठीक है, बस आप उसको ढूंढिए जो आपकी परख कर सकता हो।
उस जौहरी को ढूंढिए जो आप में काबिलियत ढूंढे, है ना, आपके सही योग्यता को पहचाने। जैसे एक कहानी वो नहीं है, एक बहुत बड़े संत रहते हैं और उनका एक शिष्य रहता है, बहुत दिन से मतलब उनके सानिध्य में रहता है। कहता है कि गुरु जी, मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा भला नहीं चाहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं, भैया ऐसा क्यों सोचा तुमने कि भला नहीं चाहते हैं? कहते हैं, मैं जब से गरीब बना हुआ हूँ, कुछ तो करिए कि मैं अमीर बन सकूं, कुछ तो ऐसा, कुछ तो मुझे दीजिए, कुछ तो ज्ञान। तो कहते हैं, बस इतनी छोटी सी बात, तुमको अमीर बनना है? तो उनके पास एक बहुत बेशकीमती मतलब पत्थर था। ऐसा एक है मोटिवेशनल स्टोरी, तो वो पत्थर रहता है, तो वो अपने शिष्य को देते हैं। कहते बेटा ले जाओ मार्केट में, और ये मतलब पता करके आओ तुम पे कितना दाम है इसका। ठीक है। वो जाता है, पहले सब्जी की दुकान में पहुंचता है, तो सब्जी की दुकान में पहुंचता है, कहता है भैया ये वाला पत्थर देखो, बताओ कितने रुपए दोगे तुम हमें इसका? तो अब भाई सब्जी वाला कितना सोचेगा, सब्जी वाला सब्जी के हिसाब से सोचेगा। ठीक है भाई, जितना दिमाग है उसके पास वो उतना ही सोचेगा। तो कहता है ठीक है, मैं तुमको आधा किलो आलू दे दूंगा। तो वो कहता है, बस इस पत्थर की कीमत मतलब आधा किलो आलू? कहता है ठीक भाई, नहीं नहीं चाहिए मुझे। आगे बढ़ता है, किसी परचून की दुकान पे जाता है, परचून की दुकान पे पता करता है, तो भाई दुकानदार जितना कीमत लगा सकता था, भाई दुकानदार के पास जाओगे तो वो भाई चीनी उनी तौल रहा है भाई, वो और क्या करेगा? वो तो ज्यादा ज्यादा तुम्हें उसके हिसाब से कीमत लगा देगा। इस तरह से वो मतलब चलता रहा। हिमांशु सर ये स्टोरी सुना है? अरे ठीक है, सुना है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ये सारी स्टोरी हमारे पास बहुत पहले से है, ठीक है। तो हमारे सुने, हमारे पास ढेर सारी स्टोरी है ना। तो हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, वैसे सुनाया जाता है क्योंकि बहुत कॉमन सा है। हमारे पास मोटिवेशनल स्टोरी बहुत है, हम सुनाते नहीं है कभी, है ना। जरूरत नहीं होती, तुम लोग पता नहीं कितने मोटिवेट हो गए, हमें पता नहीं, है ना। तो तो क्या होता है कि वो जाता है और उसके बाद फिर जौहरी वगैरह के पास पहुंचता है, एक मतलब जो सुनार उनार रहता है, सुनार के पास। सुनार भैया समझता है कि हाँ ये पत्थर थोड़ा कीमती है, क्योंकि वो थोड़ा हीरे वीरे का वो पारखी था। तो उसने मतलब कहा कि हाँ ठीक है, मैं इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, कुछ समथिंग दाम लगाया उसने। देखो वही पत्थर है, पत्थर वही है। गया था वो सब्जी वाले के पास, उसने आधा किलो आलू का दाम लगाया। फिर उसके पास वो गया तो दुकानदार ने अपने चीनी वाली के हिसाब से लगाया। फिर जब वो सुनार के पास गया तो उसने उसका थोड़ा दाम बढ़ा दिया, भाई 2 लाख से। फिर एक ऐसे जौहरी के पास गया जो काफी एक्सपीरियंस था, जो बहुत पहले से चीजों को समझ रहा था, हीरे वीरे के बारे में बहुत जानकारी थी। जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल रत्न है, मैं इसका दाम दे ही नहीं सकता। अब ये चीज से बड़ा परेशान हुआ। कहता है ये हद है, मतलब गुरुजी ने क्या पकड़ा दिया मुझे। एक कहता है आधा किलो आलू ले लो, एक कहता है कि 1 किलो चीनी ले लो, एक कहता है 2 लाख ले लो, एक कहता है कि इसकी कीमत नहीं दे सकता कोई, मतलब ये बेस कीमती है। अब उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं। वापस भाग के गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी से कहता है, गुरुजी गुरुजी आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। तो कहते क्या हुआ बेटा? तो कहता है, हाँ ये पत्थर की, मैं पहुंचा हूं तो पूरी कहानी सुनाई। तो उसने कहा बेटा बस इतना ही है, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम सही जगह नहीं पहुंच पा रहे, तुम्हारी पहचान करने वाला तुम्हें नहीं मिल पा रहा। जिस दिन तुम्हारा जौहरी तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन तुम्हें अपनी कीमत समझ में आ जाएगी। तो तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा समथिंग। तो सही जगह सही जौहरी वो आपकी कीमत पहचानेगी। ठीक है, समझ गए? तो अनमोल बनिए, अनमोल। और हर कोई आपकी कीमत नहीं समझ पाएगा, वो जो जब मिलेगा आपको समझने वाला तो वहां आप पहुंच ही जाएंगे। तो ये ऐसा है, ऐसे ढेर सारी स्टोरी है, फिर कभी सुनाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो ये आपका हुआ पॉइंट। तो साधारण क्लर्क से, यहाँ से याद आ गया था मुझे, साधारण क्लर्क से शुरुआत की और एक बड़े पोजीशन तक पहुंचा। तो एक है, जब उसकी योग्यता पहचानी गई तो अब यह सी बात है कि ये मतलब होगा। सर कैसे? पीयूष कह रहा है सर कैसे? अरे वो रत्न अनमोल रत्न था भैया, वो रत्न कुछ ऐसा रत्न था। कैसे कैसे तुम लोग हमारा मोटिवेशन खराब खत्म कर दिया, हम इसीलिए नहीं सुनाया कर। मतलब जब ऐसा कौन सा मोटिवेशन जिसको समझाना पड़े, मतलब ऐसे खत्म लोग हैं कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन जिसको समझाना पड़े कि ये इसका मतलब है, कसम से है, इसीलिए नहीं सुनाया करते हम।
सब बर्बाद कर देते हो। ठीक है, चलो तुम लोग पढ़ो खाली। तो साधारण क्लर्क से शुरुआत करी इसने, और ये गवर्नर के पद तक गया है, 2 बार ये गवर्नर बना है। एक बार ये 57 से 60 में बना, और फिर 65 से IIT से IIT तक का सफर, विनोद गुप्ता। ठीक। ठीक है भैया, कर लिया सफर। अरे बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी एक नाम नहीं सुने होंगे शायद, अभी लेटेस्ट में न्यूज है। अरे हम कहानी सुनाते रहेंगे तो टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है। तो MBA चाय वाला करके शायद सुने भी होंगे, अभी रिसेंट में एक उठाया आदमी, MBA चाय वाला। तो ये सब तैयारी किया है, कैट की, मैट की, GRE की। और मतलब इसका सपना था कि मैं बड़े से बड़े मतलब MBA कॉलेज में जाऊं, IIM वगैरह में पढ़ूं, बट नहीं निकाल पाता वो, मतलब वो कर नहीं पाता है। 1-2 साल, शायद 2 या 3 साल, मतलब उसने तैयारी करी, उसको समझ में आ गया कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तैयारी अच्छी करी, बट उसको फील हो गया कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन नॉलेज रख ली थी। आज पता है उसका कितना टर्नओवर है? उसका 5 करोड़ टर्नओवर है साल का। 5 करोड़ रुपीज टर्नओवर पर ईयर। 6 आउटलेट हैं उसके पूरे देश में, MBA चाय वाला। ठीक है ना? सेलेक्ट नहीं हुआ, नहीं निकाल पाया, लेकिन वो हार नहीं माना है। और 5 करोड़, कौन देगा सैलरी तुमको 5 करोड़ साल का, बताओ हमें। और 6 आउटलेट उसके खुल चुके हैं। बस ऐसे बहुत सारे हैं, छोड़ो। हो गया मोटिवेशन, हो गया मोटिवेट तुम लोग। अब जाके चाय ना खोल लेना, अब सर चाय खोलेंगे, 5 करोड़ कमाएंगे साल भर का। है तो। हम्म, चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्लब से शुरुआत करी। अच्छा, अगला इसका पॉइंट क्या था? सेकेंड सेकेंड पॉइंट था इसका, कितने बजे तुम लोग की क्लास है? 1 बजे क्लास है, 1:30 बजे? 1 बजे है? 1:30 बजे क्लास नहीं है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सीट नहीं मिलती है, 1 बजे मुझे पहुंचना पड़ता है। अरे कसम से तुम लोग। ठीक है भैया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अर्काट का घेरा, याद आया कुछ? अर्काट का घेरा डाला था रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में, डालकर फ्रांसीसियों योजना पर पानी फेर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्काट का घेरा वाला, इसलिए फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि अर्काट का घेरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ये जीत गया था इसको, और फिर त्रिचनापल्ली पे मतलब घेरा डाला था और त्रिचनापल्ली को जीत गया था। ठीक है, कोई नहीं, 12:30 तक करेंगे क्लास, फिर छोड़ देंगे आपको। ठीक है, 12:30 तक करेंगे बस। फिर इसके बाद प्लासी का युद्ध इसी के समय हुआ, ये याद रहेगा। ठीक है ना? रॉबर्ट क्लाइव ही था जो प्लासी के युद्ध में शामिल था। 1757 प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक। द्वैध शासन क्या होता है? बंगाल में द्वैध शासन का जनक। बोलो, प्रीति, प्रिया, हेमा, सत्यजीत, महिमा। हाँ, एक साथ 2 लोगों वाला, याद है ना? ऐसा हुआ था, इलाहाबाद की संधि जब हुई है, तो उसके बाद उसने किया नहीं था
कि शाह आलम जो थे उनको कह दिया कि भैया तुम लोग रोड वोड देखो, तुम रोड वोड बनवाओ, जो पैसा वाला है वो हमें दे दो, जो राजस्व है। तो अंग्रेज बड़े चतुर थे, वो जितना टैक्स वाला था वो सब अपने हाथ में ले लिए। ठीक है। अब बाकी जो बाग बनवाना है, स्कूल खुलवाना है, सड़क बनवानी है, वो सब बंगाल के नवाब को दे दिया कि भैया तुम देखो इसको। तो ये दोहरा शासन चल रहा था, बट एक्चुअल में कंट्रोल अंग्रेजों का ही था वो। ठीक है, कंट्रोल अंग्रेज। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत चतुर आदमी है, इसने मतलब तभी तो इसको जनक कहा जाता है इन सब चीजों का। तो बंगाल में द्वैत शासन का जनक यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बंगाल के समस्त क्षेत्र के उप दीवान नियुक्त किए। ऐसी चीजें हम पीछे बताए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना तो ये सब चीजें बताया है। बट यहाँ पे एक साथ क्लाइव की बात कर रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो अगर आपका ध्यान दें तो इसमें बंगाल के लिए किसको बनाया गया था, याद है? बंगाल के लिए किसको बनाया गया था? बंगाल के लिए कौन बना था, याद तो आ ही गया होगा। मोहम्मद रजा खां। ठीक है। बिहार के लिए राजा सिताब राय। उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ। तो ये चीजें हमने पीछे बात की थी, जब वो संधि वगैरह हुई तो उसके बाद इन लोगों को, ये कंट्रोल में अंग्रेजों के ही थे, बट इनको एक नाम मात्र का वहां पर एक दीवान बना दिया गया कि आप लोग, जिससे वहां की जनता क्या है, विद्रोह ना करे। है ना, वहां की जनता विद्रोह ना करे, उनको लगे कि हमारे ही शासक है। इस वजह से ऐसा किया गया। तो ये दोबारा आपको हम बता दिए, इसी में ये रिवाइज हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये चीज पीछे बात हुई थी और ये सब क्लाइव के समय में ही चल रहा है, इसलिए ये सब हम बता रहे हैं। 1765 इलाहाबाद की संधि। ये भी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई है। एक विद्रोह हुआ है, श्वेत विद्रोह, 1766। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही एक विद्रोह हुआ था। अच्छा, ये चीजें जरूर याद रखिएगा कि किस गवर्नर के समय में क्या हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, इसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बताइए, देखो। अभी हम बताने वही जा रहे हैं, श्वेत विद्रोही है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब श्वेत विद्रोही होता है। क्यों पंकज? व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत विद्रोही है। अंग्रेजों का अंग्रेजों के प्रति, असल में क्या हुआ था कि इनके जो सैनिक थे अंग्रेज, वो थे, तो असल में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, इनका भत्ता कम कर दिया था। जो इनको सहूलियत दी जाती है वो भत्ते कम कर दिए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये कोई हिंदुस्तानियों ने नहीं किया था, ये उन्हीं के जो अंग्रेजों के कंपनी के जो सैनिक थे उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है अंग्रेजों का अंग्रेजों के विरुद्ध ये श्वेत विद्रोह था। क्यों हुआ था कि असल में क्या कर दिया था कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने था, यूरोपीय, यूरोपीय मतलब वही जो उधर के सैनिक थे इंग्लैंड वगैरह के, यूरोपीय सैनिकों को दिया जाने वाला दोहरा भत्ता कम कर दिया था।
या एक प्रकार से कहो कि हटा ही दिया था वो। ठीक है। मतलब असल में क्या था ना कि इन लोग जो बंगाल में सैनिक थे उनको भत्ता मिलता ही था, और जब वो बाहर जाते थे तब भी उनको मिलता था। तो दो तरह से ये लोग कमाते थे, जब वहां थे तब भी कमाते थे और बाहर जैसे भेजा तब भी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि ये तो गलत है भाई, अगर तुम बंगाल में ही रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, तो तुम्हें भत्ता देने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम तुम्हें बाहर भेजते हैं, कहीं और एरिया में भेजते हैं, तो तुम्हें भत्ते की जरूरत है। तो इसने बंगाल में खत्म कर दिया। इसने कहा कि जब तक तुम लोग बंगाल में रहोगे और इधर रहोगे, तब तुम लोग को भत्ता नहीं मिलेगा। हाँ, जब तुमको बाहर इधर कहीं भेजा जाएगा तो तुम्हें भत्ता हम देंगे। इस चीज पर विद्रोह हो गया था, उसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने वो भत्ता उनका कम कर दिया था। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है 1766 का। ठीक है। और ये रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ है। असैनिक एवं सैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। असैनिक एवं सैनिक सुधार किए, मतलब कई तरह से इसने चीजों को किया। सैनिक मतलब जो उसके सेना में लोग थे उस पर भी ध्यान दिया, जो सेना से बाहर थे, नॉर्मल पीपल थे, उनके लिए भी उसने ध्यान दिया कि मतलब कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा काम किया जाए। तो ये पूछा जा सकता है, और ये खैर बन चुका है क्वेश्चन इसका, कि असैनिक और सैनिक सुधार किसने किए थे। तो दोनों तरह से इसने किया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली। इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली। हाँ, असल में गड़बड़ नहीं हो गया था, जब जब पीछे पढ़ाया नहीं था आपको कि इसके समय जब ये बंगाल में था तो इसको डाकुओं का राज बोला जाने लगा था। विलियम मतलब इसके क्लाइव के समय ही। तो कहा जाने लगा था कि इस तरह का अराजकता इतनी ज्यादा पैदा हो गई है कि वो मतलब एक डाकुओं का राज हो गया है, ऐसा कहा जाता था इसके लिए। तो इसको वही इंग्लैंड बुलाया गया था, और आत्मग्लानि वगैरह, आसम्मान को चोट पहुंची इसके बहुत सारे, इसने आत्महत्या कर लिए। तो इस तरह से इसकी कहानी खत्म हो गई है। अभी नहीं की है, 60 में नहीं की है। ये मत समझना कि अभी 60 में करी है। अरे, क्योंकि अभी दोबारा बनेगा ना। अरे देख नहीं रहे हो, 1757 से 1760, 65 से 67, 67 के बाद करेगा, जब वो समय आएगा। हम यहाँ पर इसलिए बताए हैं क्योंकि इतने सारे पॉइंट क्लाइव के लिए हैं। ठीक है। असल में क्या होता है कि 1760 है, फिर 1760 में ये लौट जाता है, फिर एक दूसरा बन के आएगा वेंसिटार्ट। 1760 में वेंसिटार्ट बन के आएगा गवर्नर। तो वेंसिटार्ट यहाँ गवर्नर बन के रहेगा। तो बक्सर के युद्ध के समय वेंसिटार्ट रहेगा, 64 के समय वो गवर्नर बना रहेगा, क्लाइव नहीं रहेगा उस समय। उस समय कहा जाएगा कि वेंसिटार्ट गवर्नर है। फिर ये लौटेगा तो ये फिर 65 में, जो 1765 में फिर गवर्नर बनेगा। तो ये जब मरेगा तो ये कुल मिला के इतना रखिएगा कि 67, जब ये मरेगा तो आत्महत्या करके मरेगा, बस इतना याद रखना। बट ये पूछता नहीं है आत्महत्या, मेन मेन पॉइंट अलग है, बस बताया हमने। तो इंपॉर्टेंट क्या है आप समझिए सबसे ऊपर। क्या रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार गवर्नर बना है बंगाल का? तो 2 बार बना है। एक कब बना है? 1757 से 1760। फिर 1760 में हटेगा, इसकी जगह एक दूसरा लेगा, वेंसिटार्ट नाम का आएगा, वो हम आगे बता देंगे। फिर वो वेंसिटार्ट बन जाएगा। तो 1757 से 60 तक ये रहेगा, फिर ये वापस बनेगा, इसको फिर वापस बनाया जाएगा 65 से 67 तक। फिर इसके बाद हेस्टिंग आ जाएगा, वारेन हेस्टिंग वगैरह आ जाएंगे। तो ये हम इसमें देखेंगे आगे। साधारण क्लर्क से शुरुआत करी, ठीक है, और गवर्नर तक गया। इसी के समय कौन सा युद्ध हुआ है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें अर्काट का घेरा रॉबर्ट क्लाइव ने खुद डाला था और फ्रांसीसियों को हरा दिया था। प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ है? प्लासी का युद्ध क्लाइव के समय में हुआ है। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद इसने कुछ चीजें ऐसी करी कि दोहरा शासन लगा दिया वहां। बंगाल के समस्त क्षेत्र के उपदीवान नियुक्त किए, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो इन्होंने कुछ लोगों को वहां नियुक्त कर दिया। किसको? मोहम्मद रजा खां कहाँ का था? बंगाल का। सिताब राय कहाँ का था? बिहार का। और राय दुर्लभ कहाँ का था? उड़ीसा का। इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुई? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई।
श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ। क्या विद्रोह था ये? अंग्रेज सैनिकों का ही अंग्रेजों के प्रति था। क्यों? क्योंकि उसके भत्ते कम कर दिए गए थे, मतलब एक प्रकार से उनको जो सुविधाएं दी जा रही थी वो कम कर दी गई थी, और असैनिक व सैनिक सुधार इसने किया था। तो ये एक पॉइंट है जो इसके लिए है, ठीक है। इसके बाद एक है बस वही, क्योंकि उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है तो उसको बस हम लिख दे रहे हैं कि 1760 में जब ये हटेगा तो 1760 में एक बन के आएगा 1760 से 65 तक। 1760 से 65 तक कौन बनेगा? वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट, ठीक है, ये बनेगा बंगाल का गवर्नर। ध्यान रखिएगा, वेंसीटार्ट। तो जब 60 में वो चला जाएगा तो 65 में, 60 से 65 तक वेंसीटार्ट रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि इसी के समय बक्सर का युद्ध चला है। बक्सर के युद्ध के समय ये गवर्नर है। बक्सर के युद्ध के समय ये गवर्नर है, वेंसीटार्ट। एक और है, फिर वारेन हेस्टिंग का हम लोग कल देखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है। एक और बनेगा कर्टियर। कर्टियर नाम का आएगा, 69 से 72। बंगाल में अकाल, 1770। इसका नाम बस इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1770, इसको जो इतिहासकार हैं वो इस नाम से कहते हैं कि आधुनिक भारत का ये प्रथम अकाल कहा जाता है। जिस तरह से जो हमारे इतिहासकार है वो कहते हैं कि आधुनिक भारत का जो प्रथम अकाल है वो ये 1770 वाले अकाल को कहते हैं। और बंगाल में जो अकाल पड़ा, तो ये पूछेगा कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कर्टियर था जब ये ऐसा हुआ था, 69 से 72 के आसपास। और इसके बाद अब ये वारेन हेस्टिंग आएगा। तो अब हम लोग मेनली वारेन हेस्टिंग को देखेंगे। उसके बारे में ढेर सारी बातें हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव के लिए था वैसे ये था। इन दोनों के लिए इतना सफिशियंट है। बस आप वेंसीटार्ट के लिए समझ लीजिएगा कि 60 से 65 तक आपका ये रहा है, और कर्टियर जो रहा है वो 69 से 72 तक रहा है। कंफ्यूजन मत करना। क्यों? अब बार बार हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये गवर्नर है कि गवर्नर जनरल है। क्यों? हमने शुरुआत में आपको चीज समझा रखी है। क्या समझाइए? कि 57 से लेकर 73 तक, 57 से लेकर 73 तक वो क्या कहलाएगा? 73 तक क्या कहलाएगा? गवर्नर कहलाएगा बंगाल। तो अब ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर ये गवर्नर है कि गवर्नर जनरल है। 73 के पहले तक जितने बनेंगे ये सब गवर्नर ही कहलाएंगे, ठीक है ना। तो वो डेट इसीलिए शुरुआत में लिखवाई हमने। तो यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर है ये, क्योंकि ये गवर्नर जनरल भी बनेगा। तो उसके लिए ढेर सारी बातें हैं, क्योंकि उसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसी के समय एक पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटी में भी पढ़नी है। तो पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, जब पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें तो हम यहाँ समझा देंगे उस चीज को, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग का हम लोग कल शुरू करेंगे, आज इतना ही रहने देते। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है, आप लोग जाइए, तैयार व्यार होइए, सीट जल्दी से बुक कर लो है, जाओ।